नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का। हेलो मनी 9 मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। और शुरुआती गिरावट देखने को मिली बाजार में, लेकिन क्या रिकवरी देखने को मिल रही है, शानदार रिकवरी। जी हां, आप सभी को अभी से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस होली के उपलक्ष्य में बाजार में हरा रंग पूरी तरीके से हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब 100 अंकों से ज़्यादा की बढ़त निफ्टी में अभी इंट्राडे हाई पर ही ट्रेड करता हुआ 22,118। ये अब से कुछ देर पहले, कुछ मिनटों पहले निफ्टी ने इंट्राडे हाई लगाया है और 22,115 का स्तर देखने को मिल रहा है। 103, 104 अंकों की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। लगातार दूसरे दिन मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में काफ़ी शानदार रिकवरी। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी पूरी तरीके से बुल्स की गिरफ्त में देखने को मिल रहा है। 1800 से ज़्यादा शेयर ऐसे हैं जो कि बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं और करीब 600 शेयर ऐसे हैं जिनमें कि दबाव देखने को मिल रहा है। अब इस बुल्स की तेज़ी कब तक कायम रहेगी और क्या ये मान के चलें कि जो गिरावट का दौर था वो थम चुका है, इन्हीं तमाम पहलुओं पर अगले 1 घंटे हम बातचीत करेंगे। खबरों वाले शेयरों पर भी चर्चा होगी, साथ ही साथ जो है हम बातचीत करेंगे कि इन समय किन शेयरों में पैसे लगाने चाहिए। चुन चुन के खास सेगमेंट भी हमारा होगा। आईपीओ बाजार पे आज बात नहीं करेंगे क्योंकि अब अगले हफ्ते जब आईपीओ फिर से आने शुरू होंगे तो हम उस पर बातचीत करना शुरू करेंगे। और आज के खास मेहमान से आपको रूबरू कराते हैं। हमारे साथ कोटक सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ रिसर्च श्रीकांत चौहान जी जुड़ चुके हैं। श्रीकांत जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। और इस बार काफ़ी लंबा इंतज़ार करवाया सर आपने हमारे दर्शकों के सामने आने में, लेकिन खैर देर आए दुरुस्त आए, बहुत अच्छे मौके पर आए हैं। होली की आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज बाजार में काफ़ी हद तक बुल्स जो है वो हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस रिकवरी को कैसे देख रहे हैं सर? क्या वैल्यूएशन को लेकर के जो कंसर्न थे वो सारे समाप्त हो चुके हैं? इस रैली में क्या अब ये रैली आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है या फिर आपको लगता है कि अभी भी थोड़ा कॉशियस अप्रोच के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए? धन्यवाद विपुल जी। और होली की ढेरों सारी शुभकामनाएं आपको भी और आपके पूरे टीम को, मनी 9 के पूरे टीम को, और हमारे जितने भी दर्शक हैं उन सभी के लिए। मार्केट की बात करें तो मार्केट में आप देखिए कि काफी अच्छा, एक मैं कहूंगा कि कॉन्फिडेंस लेवल है। एवरी डीप मार्केट में अच्छी खासी बाइंग आ रही है। इस बार थोड़ा करेक्शन एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ज्यादा था, थोड़ा एक्सटेंडेड करेक्शन था, लेकिन उसका भी रीजन यही था कि कुछ ग्लोबल मैक्रोज थे जहां पे कुछ दिक्कतें थी, कुछ अनसर्टेनिटी थी। मुझे लगता है अभी वो अनसर्टेनिटी जाने के बाद अब वापस से मार्केट में मैं कहूंगा कि कॉन्फिडेंस लौट रहा है और धीरे धीरे हम वापस एक बार 22,500 तक मार्केट को जाते हुए देख सकते हैं। तो स्ट्रैटेजी हमारी सिंपल सी है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखें। और यस, इस बार हमें लगता है कि काफी गिने चुने स्टॉक्स चलेंगे, लेकिन यस, स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी और बाय ऑन डिप्स की अगर आप स्ट्रैटेजी बनाते हो तो मुझे लगता है कि आपके लिए ये जो सफर रहेगा वो बेहद शानदार रहेगा। जी, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी के साथ अगर आप चलते हैं तो आपका सफ़र जो है वो काफ़ी शानदार रहेगा। और बड़ी संख्या में कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा दर्शकों के सवाल आ चुके हैं। शुरुआत करते हैं शानू खान जी के सवाल के साथ और इनका प्रश्न है जियो फाइनेंशियल को लेकर के सर। और इन्होंने 325 के भाव पर 100 शेयर ले रखे हैं और कह रहे हैं कि और ऐड करना चाह रहा हूँ। और ये जानना ही चाह रहे हैं कि क्या अभी इन लेवल्स पर क्या अगर एवरेजिंग करनी हो जियो फाइनेंशियल को लेकर के तो क्या सही रहेगी? काफ़ी शानदार मूव जियो फाइनेंशियल के अंदर देखने को मिला हाल फिलहाल के अंदर। और ख़ास तौर से जब जब जो हमारे आरबीआई की तरफ से या सेबी की तरफ से कुछ एक्शन जो लिए गए, चाहे वो हमने देखा कि आईएफएल को लेकर के हो या बाकी कंपनियों को, एनबीएफसीज के ऊपर जो एक्शन हुए, उसके चलते भी हमने देखा बहुत लोगों को ये लगा कि शायद ये जियो फाइनेंशियल के कारण हो रहा है और उसके कारण काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली। पर 325 पे लिए हैं, 344 का भाव। अभी क्या करना चाहिए सर? पिछले 1 महीने में 13-14% का रिटर्न दिया है शेयर ने। बिल्कुल। तो देखिए, जियो फाइनेंस के बारे में मैं लगातार कई सारी क्वेरीज को हैंडल कर रहा हूँ और मुझे यही लग रहा है कि देखिए, एक तो सबसे पहले कि काफी स्ट्रांग ब्रांड है, काफी स्ट्रांग पेडिग्री है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो इसमें सबसे बढ़िया बात यह है कि जो इसकी बुक है वो काफी क्लीन है, न्यू बुक है। तो यहाँ पे अभी और भी जितने भी डिसीजन लिए जाएंगे लेंडिंग के बेसिस पे, वो मुझे लगता है कि काफी कॉशियसली लिए जाएंगे और यहाँ से हमें लगता है कि इसमें और भी अच्छा ग्रोथ हमें देखने मिलेगा। डाउन साइड काफी प्रोटेक्टेड है। आप पकड़ लीजिए कि मे बी 10% की डाउन साइड कभी भी आ सकती है, लेकिन बेस्ट केस में हमें लगता है कि ये स्टॉक 20 से 30% की रैली कम से कम दिखा सकता है। और अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो हमने देखा ही है कि कई सारी एनबीएफसीज इंडियन मार्केट्स में मल्टीपल रिटर्न्स दे चुकी है। तो हमें लगता है कि जितना पॉपुलेशन है और जैसे डेमोग्राफिक सिचुएशन है अभी मार्केट की, जैसे यूथ क्लास बढ़ते जा रहा है, हमें लगता है कि ये एनबीएफसीज का फोकस और स्कोप
आने वाले दिनों में और भी बढ़ेगा। तो हमें लगता है बिल्कुल इसमें बने रहिए, और अगर शॉर्ट टर्म का अगर नजरिया है तो मुझे लगता है कि 370 और 320 की रेंज रहेगी। और अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो हमें लगता है कि यहाँ से आप एक बार सिर्फ पोजीशन होल्ड करने की कोशिश कीजिए, और उसे अगर ऐड करना है तो ऐड कर लीजिए। हमें लगता है कि जी लंबे समय में काफी अच्छी रिटर्न्स मिलेगी। ठीक। चलिए अगले दर्शक के पास चलते हैं। सूरज कुमार जी का प्रश्न आया है और सरकारी कंपनी एनएलसी इंडिया के ऊपर इनका प्रश्न है। 249 रुपये कह रहे हैं कि मैंने ख़रीदा हुआ है 249 रुपये पे, और कह रहे हैं कि एवरेज कर सकता हूं या फिर अभी निकल जाऊं, भविष्य कैसा दिखाई दे रहा है। 220 शेयर इन्होंने 249 के भाव पर लिए हुए हैं। अभी अगर हम देखें तो ये तमाम सरकारी कंपनियों ने काफ़ी अच्छे रिटर्न तो दिए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल पीक पर जाकर के जिन्होंने खरीदारी की और वो वहाँ पर फंस गए हैं। आज हम देख रहे हैं 1% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। इनकी खरीद से ठीक ठाक गिरावट आ चुकी है। 214 का भाव है और यहाँ पे 249 पे इन्होंने लिया हुआ है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो करीब 14% के आसपास का करेक्शन यहाँ पर इस शेयर में देखने को मिला है। रैली भी काफ़ी शानदार रही थी सर, लेकिन अभी ये फिलहाल नुकसान में है और एवरेज करना चाह रहे हैं। करना चाहिए क्या? विपुल जी, आप कौन सा स्टॉक बोल रहे थे? एनएलसी मैंने इंडिया सर, एनएलसी इंडिया। एनएलसी इंडिया, ओके जी, ओके ओके। 249 पे लिए हुए हैं सर और ये अभी 214 के आसपास चल रहा है। अच्छा अच्छा। तो देखिए, वैसे काफी बड़ी रैली हमने देखी थी, और उस रैली के बाद एक करेक्शन आना काफी लाजमी था। वो करेक्शन आ चुका है। 290 से लेकर स्टॉक ऑलमोस्ट 190-200 रुपए तक आ चुका है। उसके बाद अगर आप देखें तो लोअर लेवल्स पे आने के बाद इसमें काफी बड़े वॉल्यूम्स भी हुए हैं। तो हमें लगता है कि वापस से ये स्टॉक अपना एक बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन बना सकता है, और यहाँ से वापस से एक रैली इसमें रिज्यूम हो सकती है। हमें लगता है कि पीएसयू स्टॉक्स में एक लंबी अवधि का नजरिया रखते हो तो मुझे लगता है कि इसमें और भी अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि अगर इसके ओवरऑल इनके असेट्स को देखें और इनके ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखें तो वहां पे काफी बड़ा गैप है। और हमें लगता है कि आने वाले सालों में यही गैप फिल करने की कोशिश हर एक पीएसयू कंपनी या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज करने की कोशिश करेगा। हमें लगता है बिल्कुल आप इसे होल्ड करके रखिए। और अगर आपको अगर कोई भी दिक्कतें हो, यानी कि मुझे लगता है कि अगर मार्केट में आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो, तो लगता है कि 270-75 के करीब आप एक बार एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन लंबी अवधि के लिए रखेंगे तो मुझे लगता है कि शायद ये स्टॉक एक बार 350 के लेवल्स दिखा सकता है। जी, चलिए इस बीच जो है हमारे साथ पुनीत सक्सेना जी जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करें। उससे पहले मनीषा कुचर जी की एक टिप्पणी आई है। कह रही हैं, गुड आफ्टरनून विपुल सर, मैं न्यू इन्वेस्टर हूं और 1-1.5 महीने से मैंने इन्वेस्ट करना शुरू किया है। आपका प्रोग्राम रोज़ देखती हूं, बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीषा जी कार्यक्रम में नियमित रूप से जुड़ने के लिए। आगे भी आप कार्यक्रम के साथ बनी रहें। आपका कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछें। चलिए पुनीत जी से बातचीत करते हैं। पुनीत जी नमस्कार। नमस्कार रवि जी। नमस्कार पुनीत जी, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्कार जी, बढ़िया जी, गाजियाबाद से बोल रहे हैं। अच्छा मेरा अच्छा। जो क्वेश्चन था ये सनटेक रियलिटी पे था। ये मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट कंपनी है। हाँ हाँ। तो इस पे मैं मालूम करना चाह रहा था क्या मैं इन्वेस्ट करूं, क्या ये प्राइस जो है इस टाइम पे ये राइट प्राइस है, और दूसरी बात 1 साल में कितना रिटर्न दे सकती है अच्छा ठीक है। अप्रोक्सीमेटली। अभी आप इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं, इन्वेस्ट किया हाँ, नहीं है? सोच रहे हैं। अच्छा अच्छा। अभी कर रहे नहीं है। चलिए ये अच्छी बात है कि आपने निवेश करने से पहले सवाल पूछा, और ये तब सवाल पूछा जब रियल्टी शेयरों में हम देख रहे हैं कि अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। कल भी हमने देखा कि यहाँ पर मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया था। आज भी हम देख रहे हैं कि रियल्टी शेयरों में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। करीब 1.5% के आसपास की मजबूती सनटेक रियल्टी में देखने को मिल रही है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में यहाँ करेक्शन भी काफ़ी देखने को मिला है रियल्टी शेयरों के अंदर। सनटेक रियल्टी करीब 18% के आसपास करेक्ट हुआ है 1 महीने के अंदर। सर क्या करंट लेवल पे एंट्री ले सकते हैं जिस तरीके का मोमेंटम रियल्टी शेयरों में बनता हुआ दिखाई दे रहा है, या किसी दूसरी रियल्टी कंपनी में इनको निवेश करना चाहिए? बिल्कुल। तो देखिए, मुझे लगता है कि सनटेक रियल्टी में अगर पेशेंस हो तो बिल्कुल आप करंट लेवल से खरीद सकते हो। पेशेंस का मतलब यही है कि ये जो पर्टिकुलर कंपनी है, रियल एस्टेट से जुड़ी हुई जो कंपनी है, उसका जो पूरा फोकस है वो फोकस पूरा मुंबई और एक स्पेसिफिक एरिया से है। और इसी वजह से जो मोमेंटम हमने बाकी रियल्टी स्टॉक्स में देखे हैं, वो मोमेंटम अभी तक हमने इस पर्टिकुलर स्टॉक में नहीं देखा। बट अगर यहाँ से रियल एस्टेट स्टॉक्स में तेजी बनेगी तो ये स्टॉक्स में भी तेजी बनेगी। हमें लगता है कि फंडामेंटली ये स्टॉक 450 के लेवल्स के करीब जा सकता है, जो एक अच्छा डिसेंट रिटर्न आपको दे सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ से हमें देखना है कि आने वाले 2 से 3 सालों में एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर रियल एस्टेट मार्केट में क्या होगा। तो मुझे लगता है कि उन कंपनीज का काफी बड़ा फायदा हो सकता है जो एक काफी बड़ी, यानी कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में खुद को स्प्रेड करने की कोशिश जो भी कंपनी करेगी,
मुझे लगता है उसको काफी बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। तो ऐसे केस में हमें लगता है कि प्रेस्टीज रियल एस्टेट है, या तो लोढ़ा डेवलपर्स है, या तो सेंचुरी टेक्सटाइल है। हमें लगता है कि ये तीन स्टॉक्स काफी अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर स्पेसिफिकली अगर किसी एक स्टॉक को अगर मुझे पॉइंट आउट करना है, तो मैं कहूंगा कि लोढ़ा डेवलपर्स, मैक्रोटेक डेवलपर्स, आप ये पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए। यहाँ पे आपके रिटर्न्स अच्छे बन सकते हैं। यहाँ पर रिटर्न अच्छे बन सकते हैं, तो आप चूँकि आपने पैसे लगाए नहीं हैं तो आपको और दूसरे विकल्प जो बताए गए हैं वो आपको और बेहतर रिटर्न दे सकते हैं। पंकज सिंह जी का सवाल आया है, कह रहे हैं हेलो विपुल सर, कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं सर हम, आप कैसे हैं? कह रहे हैं इरकॉन और आरवीएनएल में फ्रेश एंट्री करना चाहता हूं, क्या अभी का समय सही है या किन लेवल्स पे एंट्री करनी चाहिए? रेलवे शेयरों में सर काफ़ी अच्छा मोमेंटम रहा है, लेकिन जब पीएसयू शेयरों में गिरावट देखने को मिली तो यहाँ पर भी थोड़ी सी करेक्शन आया था। अभी अगर 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए या 1-2 साल के लिए आपको लगता है रेलवे शेयरों का भविष्य कैसा दिखाई दे रहा है, और इन दो के अलावा आपके पसंदीदा रेलवे शेयर कौन से होंगे सर? बिल्कुल। तो विपुल जी, हमें लगता है कि रेलवे स्टॉक्स में यहाँ से जो तेजी रहेगी वो काफी सिलेक्टिव रह सकती है। उसका रीजन ये है कि हमने काफी बड़ी रैली देखी है, कई सारे अनाउंसमेंट आ चुके हैं, इनके सभी के ऑर्डर्स ऑलमोस्ट मैं कहूंगा कि एक एक्सट्रीम लेवल्स पे गए हैं। और अभी यहाँ पे इन जो भी कंपनीज का एग्जीक्यूशन कैसे होता है उसके ऊपर फोकस बनेगा। तो एक शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि एक 6-8 महीने के व्यू से देखा जाए तो रिटर्न्स शायद बड़े ना बने। लेकिन अगर यहाँ से 3 से 4 साल का अगर नजरिया है, तो हमें लगता है कि रेलवे एक ऐसा पर्टिकुलर सेक्टर है, वहां पे और भी गवर्नमेंट के पास से इन्वेस्टमेंट्स आएंगे। और ये एक ऐसा सेक्टर है कि जिसकी वजह से अगर यहाँ पे अगर डेवलपमेंट्स होते हैं तो पूरे भारत की कनेक्टिविटी जो होती है, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जो होता है, वो काफी स्ट्रांग हो जाएगा, और जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी और भी बूस्ट हो सकती है। तो ये सेक्टर हमेशा अभी यहाँ से लाइमलाइट में रहेगा। और अगर आपको करंट लेवल से अगर इन्वेस्टमेंट्स करना है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल इरकॉन, आरवीएनएल दोनों अच्छे लगते हैं। साथ ही साथ हमें लगता है कि रेल टेल, ये स्टॉक पे भी फोकस किया जा सकता है। और आरआईटीएस, यहाँ पे भी हमें लगता है कि एक मोमेंटम आने वाले कुछ एक आध साल में देखने मिल सकता है। तो ये चारों स्टॉक्स पे आप नजर रखिए, और मुझे लगता है कि इन चारों स्टॉक्स में आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके चलिए। मुझे लगता है कि ये अच्छा एक फायदेमंद सौदा हो सकता है। जी। सर, एक दर्शक मनीषा जी का प्रश्न आया है, कैरिसिल के ऊपर है। अगर आप ट्रैक करते हो तो ये कैरिसिल लिमिटेड के नाम से है। 900 के आसपास की इनकी खरीद है, और 990 की खरीद है, माफ़ कीजिएगा। और जानना चाह रही हैं कि अभी क्या करना चाहिए। और नज़रिया इनका बड़ा छोटा है, 1 से 2 महीने का, अभी 960, 961 इसके आसपास चल रहा है। अगर आप ट्रैक करते हो तो आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। बिल्कुल। तो देखिए मनीषा जी, हम वैसे फंडामेंटली इस पर्टिकुलर कंपनी को ट्रैक नहीं करते हैं, लेकिन टेक्निकल्स के बेसिस पे मैं कहना चाहूंगा कि ये स्टॉक एक रेंज के अंदर है। अभी तक इसका जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म ट्रेंड, यानी मैं कहूंगा कि ये अच्छे एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है। नो डाउट कि थोड़ा करेक्शन हुआ है, लेकिन अगर मार्केट में तेजी बनती है तो ये स्टॉक वापस से एक बार 1050 के लेवल्स दिखा सकता है। अगर आपको फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स अगर करनी है, तो मैं कहूंगा कि इसे इसके अलावा अगर बाकी आप स्टॉक्स में अगर नजर रखते हैं, तो वहां पे आपको अच्छे सौदे मिल सकते हैं, या अच्छे इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग बेट्स मिल सकते हैं। करंट लेवल से मुझे लगता है कि इसमें अपसाइड इज डेफिनेटली लिमिटेड। तो अगर आपके पास पोजीशन है तो आप 1050 के करीब एग्जिट करने की कोशिश कीजिए। अदरवाइज फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स के लिए मैं आपको कुछ और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स के आइडियाज रखूंगा, आप उनमें से किसी एक स्टॉक को चूज कर सकते हैं। जी, चलिए, अब हमारे साथ जो है मुकेश कुमार जी जुड़ चुके हैं हरिद्वार से अपना प्रश्न पूछने के लिए। मुकेश जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं सर? मैं बहुत अच्छा हूँ सर। मैं हरिद्वार से बात कर रहा हूँ और मैं आपका प्रोग्राम डेली देखता हूँ। अरे सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसे लग रहे हैं सर मनी 9 के कार्यक्रम आपको? सर बहुत अच्छे लग रहे हैं, सही गाइडेंस आप दे रहे हैं, और हम जैसे इन्वेस्टर के लिए ये बहुत अच्छा शो है सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जैसे लोगों की जो शब्द होते हैं उनसे बड़ी ऊर्जा मिलती है। सर, क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं सर? सर मेरा सवाल ये है कि मैंने कॉनकोर के शेयर्स खरीदे हुए हैं 977 के एवरेज पर। अच्छा। 51 शेयर हैं, इसमें आगे क्या करूँ? अब अभी तो आप काफ़ी नुकसान पे हैं, करीब 100 रुपये से ज़्यादा पर शेयर का, आपको 107 रुपये के आसपास पर शेयर का नुकसान हो रहा है। पिछले 1 महीने में शेयर करीब 14% के आसपास करेक्ट हुआ है। सर, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कॉनकोर के ऊपर? नुकसान थोड़ा इनका ज़्यादा है, अभी होल्ड कर सकते हैं? आपकी राय जानना चाह रहे हैं। बिल्कुल। तो बिल्कुल जो मुझे लगता है कि बिल्कुल यहाँ पे भी अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है। स्टॉक 1020 1030 के करीब था, वहां से लगातार गिरते हुए 830 840 के करीब आ चुका है।
और इतने बड़े करेक्शन के बाद, यानी कि लगभग 20% के करेक्शन के बाद, हमें लगता है कि अभी यहाँ से इसमें वापस से एक रिबाउंड बिल्कुल बन सकता है। साथ ही साथ अगर इस पर्टिकुलर सेक्टर के बाकी जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है, अगर आप उस पर्टिकुलर एक्सटर्नल न्यूज फ्लो के ऊपर अगर आप ध्यान देते हो, तो मुझे लगता है कि ये कंपनी में यहाँ से और भी बढ़त आने की गुंजाइश बिल्कुल बनती है। तो बिल्कुल आप इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में बने रहे। हमें लगता है कि स्टॉक कम से कम 1100 1150 के लेवल्स आने वाले कुछ महीनों में दिखा सकता है। करंट लेवल से अगर आपको एवरेज भी अगर इसे करना है, तो आप बिल्कुल एवरेज करके चल सकते हैं। ठीक। चलिए, इस बीच विधानमंडल जी ने प्रश्न पूछा है, और एक ऐसे विषय पर प्रश्न है जिस पर रोज़ कम से कम 20 से 30 सवाल आ रहे हैं हमारे पास सर, और वो है एनएचपीसी। एनएचपीसी पे भी काफ़ी लोगों की टिप्पणियां आ रही हैं, बहुत लोग परेशान हैं, ख़ास तौर से वो लोग जिन्होंने 80-90 के ऊपर ख़रीदा हुआ है या 100 के ऊपर ख़रीदा हुआ है। अब इन्होंने भी 95 रुपये के आसपास लिया हुआ है एनएचपीसी 200 शेयर। कह रहे हैं कि अब क्या करें। नज़रिया इन्होंने हमें मेंशन नहीं किया है, लेकिन आपकी राय जानना चाहेंगे। एनएचपीसी पे बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं, क्या एवरेज करें। हालांकि जिस तरीके से गिरावट आई थी, 78 रुपये तक के नीचे भी ये फिसला था शेयर, वहाँ से अगर हम देखें तो अब करीब 7-8 रुपये 9 रुपये का मूव देखने को मिल चुका है। लेकिन जिन लोगों ने 100 रुपये के ऊपर ख़रीदा हुआ है, उन्हें क्या अभी होल्ड करना चाहिए सर? तो देखिए, वैसे करेक्शन इस पर्टिकुलर स्टॉक में काफी बड़ा हुआ था करेक्शन, और उसका रीजन यही था कि जब मार्केट में तेजी बनी थी, तो ये स्टॉक में एक एक्सट्रीम एक्टिविटी आई थी, और वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में ये स्टॉक 70 रुपए से लगभग 115 के करीब गया था। और इसी वजह से मुझे लगता है कि इसमें एक हम कह सकेंगे कि जो सेलिंग आई है, वो सेलिंग में से उभरने में इसको थोड़ा वक्त लगेगा। उभरेगा जरूर, क्योंकि ओवरऑल इस पर्टिकुलर सेक्टर में हमें तेजी लग रही है। ये जो सेक्टर है, इस सेक्टर में आने वाले कुछ सालों तक तेजी बनी रहेगी, तो इवेंचुअली ये स्टॉक को तो बढ़ना है। और अगर आप देखें तो 70-75 के करीब ही इसमें ओएफएस भी हुआ था। तो ओवरऑल हमें लगता है कि डाउनसाइड प्रोटेक्टेड है। नो डाउट कि थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी एक करेक्शन आया हुआ है। तो जब तेजी बनेगी, तो हमें लगता है कम से कम ये स्टॉक वापस से 105-110 के लेवल्स दिखा सकता है। रियल तेजी तभी बनेगी जब ये 115 के लेवल्स को क्रॉस करे। तो करंट लेवल से तो बिल्कुल आप होल्ड करके रखिए, और हमें लगता है कि 105-110 के करीब आपको एक बार एग्जिट मिल सकते हैं। तब आप उस वक्त देख लीजिए कि आपको कैसे, क्या आपको आपके इन्वेस्टमेंट्स को कुछ शफल करना है कि नहीं करना है। और विपुल जी तो हमेशा रहते ही है, तो आप उस वक्त वापस आपके इसी शो को आप कनेक्ट कर लेना, और विपुल जी से इसका जो भी क्वेश्चन है, हल है, वो एक बार पूछ लेना। धैर्य बना करके चलिए थोड़ा, ये श्रीकांत जी का कहना है आपका। आने वाले दिनों में जब जैसे कि करेक्शन का दौर पूरा होगा, थोड़ी सी रिकवरी आएगी, तो 110 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद आपको होल्ड करना है या वहाँ पे निकलना है, उसके लिए आप दोबारा प्रश्न पूछ लीजिएगा, उस समय क्या मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आपको उत्तर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सर जरा एक ऐसे सेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं जिस पर कि सबसे ज़्यादा सवाल आ रहे हैं। अभी भी मुझे लगता है अगले 3-4 सवाल हम लोग उसी तरह के डिस्कस करेंगे। राहुल जी का सवाल है, कह रहे हैं कि सर आप मेरा कभी सवाल नहीं लेते, आज आपका सवाल ले रहे हैं। कोल इंडिया के ऊपर इनका प्रश्न है। ये कोल इंडिया हुआ या फिर एनएचपीसी हुआ, जितने पीएसयू स्टॉक्स हैं सर, बहुत ज़बरदस्त लोगों ने वहाँ पर बाइंग की हुई है, और सबसे ज़्यादा सवाल जो है वो पीएसयू शेयरों पर ही आ रहे हैं। हमने देखा अभी एनएचपीसी पे हम लोगों ने बात की, कॉन्कॉर पे बात की, हमने रेलवे शेयरों पे बात की। आप कैसे देख रहे हैं सर पीएसयू शेयरों को? अभी आप अपने क्लाइंट्स को क्या एडवाइस कर रहे हैं, जो लोग आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं? और फिलहाल कोल इंडिया के ऊपर अभी आपकी क्या सलाह रहेगी? बिल्कुल। तो देखिए, जो पिछली रैली हमने देखी थी मार्केट में, वो रैली जो पूरी की पूरी रैली बनी थी, वो बिकॉज ऑफ पीएसयू स्टॉक्स बनी थी। साथ ही साथ अगर आप पीएसयू इंडेक्स को अगर आप देखते हो, तो एक साल में स्टॉक, ये पूरा इंडेक्स डबल हो चुका है। तो ये डबल इंडेक्स का डबल होना और एक ब्रॉड बेस तेजी होना, ये हमेशा जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं, स्पेशली जो न्यू इन्वेस्टर्स होते हैं, उन्हें काफी वो अट्रैक्ट करता है, और वो पर्टिकुलर स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट्स भी करते हैं। इस बार का बढ़िया, मैं जो एक ओवरऑल फॉर्मेशन बन रहा है, वो ये है कि इन सभी में करेक्टिव पैटर्न बना है। एक जो बड़ी बिकवाली आती है, या तो एक मैं कहूंगा कि एक जो स्टीप सेल ऑफ आता है, वो फॉर्मेशन अभी भी मिसिंग है। तो करंट लेवल से तो हमें लगता है कि इन सभी में करेक्शन या करेक्टिव पैटर्न बना हुआ है। नो डाउट कि ये सभी स्टॉक्स में करेक्शन इसी वजह से आया क्योंकि इनमें इनके अर्निंग्स और इनके जो ओवरऑल ऑर्डर बुक्स हैं, या तो जो उनके आगे के जो फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, वो अभी भी इंटैक्ट है। करेक्शन आया है बिकॉज ऑफ एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस, और इसी वजह से करेक्शन आता है। तो मुझे लगता है टाइम बेस्ड करेक्शन रहेगा,
प्राइस वाइज करेक्शन मुझे लगता है कि अभी थोड़ा कम हो जाएगा, और यहाँ से जब मार्केट में वापस में भी इलेक्शन के बाद या बजट के बाद अगर तेजी बनेगी, तब मुझे लगता है कि इनमें काफी अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं। तो करंट लेवल से तो बिल्कुल आप पीएसयू को होल्ड करके रखिए, बट अगर आपके पास ओनली एंड ओनली पीएसयूज है तो आपको उस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो को थोड़ा सा रीशफल करना काफी जरूरी है। आपके पास मिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स होने चाहिए, कुछ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स होने चाहिए, प्राइवेट कंपनीज के इन्वेस्टमेंट्स कुछ होने चाहिए, कुछ पब्लिक कंपनीज के इन्वेस्टमेंट्स होने चाहिए, वैसा आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए। और अगर आपको कोल इंडिया के बारे में जानना है तो मैं यही कहूंगा कि ये स्टॉक अच्छा खासा करेक्टेड है। हमें लगता है कि ये स्टॉक वापस से एक बार 460-65 के लेवल्स कम से कम दिखा सकता है, बट इवेंचुअली हमें लगता है कि ये स्टॉक वापस से एक बार 480 या 90 के लेवल्स दिखाने में दमखम भी रखता है। तो जी, करंट लेवल से बिल्कुल इसे आप होल्ड करके चलिए। होल्ड करके चलिए सर, ये राय निकल करके आती हुई। अब चंडीगढ़ चलते हैं और चंडीगढ़ से समीक्षा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। समीक्षा जी नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं नमस्कार, सर? हम बहुत अच्छे हैं समीक्षा जी, आप बताइए कैसी हैं? बिल्कुल ठीक सर, आपके प्रोग्राम को मैं काफी टाइम से फॉलो कर रही हूँ और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है हमारे जैसे बिगनर्स के लिए सर। बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू मैम, बहुत सो बहुत मच, जो धन्यवाद। भी आप अच्छी गाइड देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। और आप जैसे दर्शकों की जो प्रतिक्रियाएं, इतनी पॉजिटिव टिप्पणियां जो आती हैं, वो बहुत एनर्जी देती हैं और अच्छा बेहतर करने की हम लोगों को प्रेरणा देती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आप कार्यक्रम में लगातार नियमित रूप से हर रोज़ जुड़ते रहिए। क्या प्रश्न पूछना चाह रही हैं समीक्षा जी आज आप? सर मेरा क्वेश्चन है, मैंने IOCL के 400 शेयर्स लिए हुए हैं, 153 के रेट पे मैंने ये लिए थे। अच्छा अच्छा। मैं जानना चाहती हूँ सर, ये शॉर्ट और लॉन्ग टारगेट्स के बारे में बताएं मुझे कि कितने टाइम तक मैं रखूं और क्या इसके बेनिफिट्स होंगे। हालांकि ये जो क्षेत्र आपने चुना है, इसमें बहुत ज़्यादा इतनी सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, उसमें राजनीति इन्वॉल्व होती है, अंतर्राष्ट्रीय कीमतें इन्वॉल्व होती हैं। तो इस पर एग्जैक्ट टिप्पणी और एग्जैक्ट जो है भविष्यवाणी करना मुश्किल होता है फिर, क्योंकि फिर से हम देख रहे हैं कच्चे तेल के अंदर जो है एक थोड़ा सा उछाल आता हुआ दिखाई दे रहा है। आज हालांकि मजबूती है और अच्छी बात यह है कि आप प्रॉफिट में हैं। 153 पे आपने लिया है, 165 166 का भाव देखने को मिल रहा है। अभी हाल फिलहाल में डीजल पेट्रोल की कीमतों में भी 2 रुपये की कटौती की गई है, उसके चलते हमने बीच में थोड़ा दबाव आते हुए दिखाई दिया था। आज थोड़ी सी रिकवरी है सर। आपकी सलाह क्या होगी इंडियन ऑयल के ऊपर? क्या बने रहना चाहिए? शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म टारगेट ये समझना चाह रही हैं, आप कैसे देख रहे हैं इस क्षेत्र को? बिल्कुल, लेकिन विपुल जी मैं आपको वापस से एक बार कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूंगा, क्योंकि आपके जितने भी दर्शक आ रहे हैं वो सभी को आपका ये शो काफी पसंद है। काफी अच्छी बात है। वो सर, अ, वो कारण उसके मुझे भी पीछे है आप जैसे जो एक्सपर्ट आते हैं, आप लोगों की जो सलाह होती है, उससे जो उनको मुनाफा होता है और उससे जो उनको गाइडेंस मिलती है, यही वो कारण है कि जो कार्यक्रम को लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। बढ़िया बढ़िया, ये टीम वर्क हम बना के रखेंगे और भी अच्छे शोज बनाने की कोशिश बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल सर। तो देखिए समीक्षा जी, हमें लगता है कि देखिए IOCL इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ये एक ऐसी कंपनी है जहां पे अगर यानी कि ऑयल एंड गैस की अगर बात करें या रिफाइनरी की बात करें तो बिल्कुल वो बिजनेस तो है ही। साथ ही साथ ये आने वाले जो फ्यूचरिस्टिक रिक्वायरमेंट्स है, जैसे कि फ्यूचरिस्टिक बिजनेसेस होते हैं, ग्रीन एनर्जी है या ग्रीन हाइड्रोजन है, वहां पे भी ये पर्टिकुलर कंपनी कार्यरत है। तो हमें लगता है कि इसमें काफी सारे ट्रिगर्स हैं। अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो आप बिल्कुल इसमें बने रहें। क्रूड के दामों में नो डाउट कि हमने अच्छा खासा एक उछाल देखा है और इसी वजह से इस पर्टिकुलर स्टॉक में हमने कुछ करेक्शन भी देखा। लेकिन मोर और लेस अगर आप देखें तो जो ऑयल प्राइसेस है वो डी रेगुलेटेड हो चुकी है, और इसी वजह से इलेक्शंस के बाद के नंबर्स या इलेक्शन के आसपास जो भी कटौती आई है वो इट इज मेनली बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंट वीकनेस इन द क्रूड प्राइसेस। और बट अभी जैसे कि वापस से अगर क्रूड के दामों में अगर तेजी बनेगी तो इनमें जो भी प्राइस वेरिएशन होना है वो होते रहेगा। तो आप बिल्कुल इसमें बने रहिए। आपकी कॉस्टिंग काफी अच्छी है, 153 की कॉस्टिंग है, 165 के करीब ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म में देखिए ये स्टॉक काफी एक्सपेंसिव ट्रेड कर रहा है, तो इन लेवल्स पे तो हमें नहीं लगता कि इसमें कोई बड़ी तेजी आ जाएगी, लेकिन ये स्टॉक में बड़ी गिरावट भी नहीं आएगी। लेकिन अगर ये यहाँ से अगर क्रूड के दामों में अगर कुछ गिरावट आती है तो हमें लगता है कि ये स्टॉक 200 रुपए के करीब जा सकता है। तो बिल्कुल आप इसे होल्ड करके रखिए और यहाँ पे लंबी अवधि में आपके अच्छे मुनाफा आपका अच्छा मुनाफा बन सकता है। चलिए, तो ये राय आपके लिए फिलहाल समीक्षा जी निकल करके आई है। और अब जरा राजशंकर सिंह जी का प्रश्न ले लेते हैं। और एक और सरकारी कंपनी पर प्रश्न आ गया, ये है NBCC। कह रहे हैं कि क्या अभी NBCC में इन्वेस्ट करें? मेरे पास अभी कोई होल्डिंग नहीं है लेकिन मैं इसमें निवेश करना चाहता हूं।
तो जो क्रेज़ है अभी भी पीएसयूज़ को लेकर के वो अभी भी बना हुआ है और लोग इस गिरावट आई है उसके बाद भी ख़रीदारी करना चाह रहे हैं। 115 116 के आसपास चल रहा है, आज करीब 0.25% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है, लेकिन ठीक ठाक करेक्शन करीब 21% का करेक्शन एक महीने में एनबीसीसी के अंदर आता हुआ दिखाई दिया है। अब ये जो रिकवरी है सर, इस रिकवरी में क्या पार्टिसिपेट करना चाहिए या आपको लगता है कि अभी थोड़ा दूरी बना के चलनी चाहिए? बिल्कुल। तो देखिए, जब मार्केट में रिकवरी बनी तब एनबीसीसी की जो ओवरऑल रिकवरी या जो रिवर्सल एक्टिविटी जो बनी है एनबीसीसी में, मैं कहूंगा कि वो रिलेटिवली काफी कम है और इसी वजह से मुझे लगता है कि स्टॉक थोड़ा अंडर परफॉर्मर रह सकता है। करंट लेवल से अगर आपको एक नया इन्वेस्टमेंट या नई निवेश अगर आपको करनी है तो मैं कहूंगा आप रेलवे या डिफेंस जैसे क्षेत्र में आपका इन्वेस्टमेंट रखिए। वहां पे अच्छे, हमें लगता है कि रिटर्न्स बन सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर जो रिटर्न्स आते हैं वो अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं। डिफेंस में अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर फोकस करना है तो हम कहेंगे कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। साथ ही साथ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पे भी आपका एक फोकस रख सकते हैं। इसके अलावा हमें लगता है रेलवेज में, जैसे मैंने कहा था, कि राइट्स या रेलटेल या आरबीएनएल जैसे स्टॉक्स में भी आप एक बार बिल्कुल नजर रख सकते हैं। हमें लगता है कि ये 3 या 4 स्टॉक्स में अगर आप फोकस करेंगे और इनमें से अगर कोई एक स्टॉक चुनते हो तो आने वाले कुछ महीनों में या सालों में आपके रिटर्न्स अच्छे बनते हुए दिखाई देंगे। चलिए, तो बीएल अच्छा लग रहा है, डिफेंस में एचएएल अच्छा लग रहा है, वहाँ खरीदारी कर सकते हैं। राइट्स का जिक्र आपने किया, आरवीएनएल का जिक्र किया, तो राइट्स पर एक सवाल भी आया है। 100 शेयर इन्होंने ले रखे हैं 784 के भाव पर। प्रशांत उमरकर जी हैं ये, और ये कह रहे हैं क्या करें बता दें, 1 साल तक ये होल्ड कर सकते हैं। तो राइट्स पर काफ़ी पॉजिटिव व्यू रहा है श्रीकांत जी का, और अभी उन्होंने बोला है, लेकिन फिर भी कि अगर कोई टारगेट इनको सेट करना हो 1 साल के लिहाज से, तो क्या देख रहे हैं सर आप? तो देखिए, वैसे अगर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात की जाए या राइट्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि ये पर्टिकुलर कंपनी एक कंसल्टेंसी बिजनेस में है और यहाँ से अगर आप इंडिया छोड़ के अगर हमारे नेबरिंग कंट्रीज में भी अगर आप देखेंगे तो सभी का एक ही नजरिया बन रहा है कि वो अपने पूरे कंट्री को, पूरे देश को रेलवे नेटवर्क के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो काफी अच्छा एक इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा, जिसकी वजह से हमेशा हमने देखा है कि इकोनॉमी में एक अच्छा खासा बूस्टर आता है। तो करंट लेवल से हमें लगता है कि ये पर्टिकुलर कंपनीज में और भी यहाँ से बढ़ोतरी होने की गुंजाइश है। काफी अच्छे अट्रैक्टिव लेवल्स पे भी ये स्टॉक अवेलेबल है। आपकी इन्वेस्टमेंट 780 रुपए की है और अभी करंटली चल रहा है 650 के करीब। तो बिल्कुल इन लेवल्स के करीब आप अगर थोड़ा सा और अगर एवरेज कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि इसके बाद के आने वाले कुछ हफ्तों में शायद आपको एक आपकी एवरेज कॉस्टिंग के क्लोज बाय के रेट्स मिल सकते हैं। तो करंट लेवल से आप एवरेज करके चलिए, वो ज्यादा फायदेमंद होगा। बट अगर अदरवाइज आप आपके इन्वेस्टमेंट्स को भी एज इट इज होल्ड कर सकते हैं। जी, ये राय निकल करके आती हुई, और इस बीच जो है मधु अग्रवाल जी का सवाल आया है। मधु जी कह रही हैं कि इरेडा करंट लेवल पे कैसा लग रहा है। इरेडा एक और ऐसी कंपनी जिस पर कि जब जब हम लोगों ने थंब लगाया, बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में लोगों ने इस कार्यक्रम को देखा और पसंद किया है। इरेडा में भी लोगों के काफ़ी ज़्यादा पोजीशन फंसी हुई है, क्योंकि 32 वाला शेयर सर 170 हो गया, लोग फिर भी खरीद रहे थे और काफ़ी लोग ऊपरी स्तरों पे फंसे हुए हैं। आज यहाँ पर मजबूती है, आज यहाँ पर खबर भी है, बजिंग स्टॉक्स में भी इसको हम डिस्कशन में लेकर के आएंगे। यहाँ पर कंपनी आगे रकम जुटाने के लिए कंपनी की बोर्ड बैठक बुला रही है और उसमें जो है कंपनी इस साल जो है तमाम तरीके से रकम जुटाने की कंपनी की योजना है। सर, क्या सलाह रहेगी इरेडा को करंट लेवल पे, आप कैसे देख रहे हैं आज की इस रिकवरी में, और जिन लोगों को, जो लोग हायर लेवल पे लिए हुए हैं, उनके लिए क्या सलाह रहेगी, और जो लोग अभी ख़रीदना चाह रहे हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी? 2 दिन में हम देख रहे हैं काफ़ी शानदार मूव रहा है, अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है 2 दिन से। बिल्कुल। तो देखिए, ये जो इरेडा करके कंपनी है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक को अगर आप देखते हो तो नो डाउट कि एक काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है इस पर्टिकुलर कंपनी का। और इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे अगर इस पर्टिकुलर कंपनी के वैल्यूएशंस को देखा जाए तो वो काफी एक्सपेंसिव हो चुके थे और 50 रुपए के, 60 रुपए के करीब इस पर्टिकुलर स्टॉक की ओपनिंग हुई थी आईपीओ के बेसिस पे। और उसके बाद हमने जो लगातार तेजी देखी वो 210 रुपए तक की देखी। तो हमें हमेशा ये भी देखना चाहिए कि शॉर्ट टर्म में अगर कोई स्टॉक मल्टीपल या 4-5 गुना अगर हो जाता है तो वहां पे आपको इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए या ट्रेडिंग करते वक्त आपको काफी सारी मैं कहूंगा कि एक कॉशियस अप्रोच रखना जरूरी होता है।
तो करंट लेवल से नो डाउट कि काफी बड़ा करेक्शन है, थोड़ा और वक्त लगेगा हमें लगता है कि इसे रिबाउंड होने में। इवेंचुअली लगता है कि ये स्टॉक धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, क्योंकि जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है वो यही इंडिकेट करता है कि आने वाला जो इंडियन बिजनेस या इंडियन पर्टिकुलर इंडिया जैसे कंट्री के लिए जो रिक्वायरमेंट है, उस कंपनी को अगर कोई फाइनेंस कर सकता है तो ऐसी कंपनी कर सकती है। तो करंट लेवल से तो बिल्कुल हमें लगता है कि होल्ड करके रखें, लेकिन अगर एवरेज करना है तो आप एवरेज भी कर सकते हैं, क्योंकि करंट लेवल्स काफी अट्रैक्टिव लेवल्स है। हायर लेवल्स पे हमें लगता है कि 200 रुपए के करीब काफी बड़ी एक प्रॉफिट बुकिंग आने वाले कुछ महीनों में आ सकती है। तो 130 से लेकर 190 या 200 तक के लेवल्स हम बेस्ड ऑन टेक्निकल्स देख रहे हैं। तो करंट लेवल से भी आप इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट्स करके चल सकते हैं। जी। चलिए, अब हमारे साथ सौगतो चटर्जी साहब जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए। सौगतो साहब नमस्कार। यस सर। हेलो। हाँ सर, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं सर? हम बोल रहे हैं कोलकाता से। कोलकाता से। सब भालो सर? हाँ हाँ, एकदम भालो। चलिए, ऐसे ही भालो रहे सर। बताइए कैसे याद किया, Yes. क्या सवाल पूछना चाह रहे हैं? मेरे पास अशोका बिल्डकॉन है एट द प्राइस ऑफ 176 53 शेयर्स। अच्छा अच्छा, 176। और क्या सोचा है सर, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? लॉन्ग टर्म 1 ईयर से 2 ईयर। 1 से 2 ईयर, 1 से 2 साल तक होल्ड कर सकते हैं। अभी आपको 10 रुपए के आसपास का माफ कीजिएगा, Yes, yes. एक सेकंड। अशोका बिल्डकॉन। अशोका बिल्डकॉन, मैं अशोक लेलैंड मुझसे खुल गया था। अभी 165 के आसपास चल रहा है। खैर, आपने 166 पे लिया है ना? हाँ, 176। 76 पे। तो 11 रुपए के आसपास का आपको जो है फिलहाल जो है नुकसान हो रहा है। आज जो है रिकवरी है, थोड़ी सी 3% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। यहाँ पर भी करेक्शन आया था, पिछले एक महीने में करीब 7-8% के आसपास का करेक्शन देखने को मिला। उससे पहले काफ़ी शानदार एक रैली भी आई थी। सर, अशोका बिल्डकॉन 10 रुपये के आसपास के नुकसान में है। 1-2 साल होल्ड कर सकते हैं, नज़रिया लंबा है। आप कैसे देख रहे हैं, अभी क्या होल्ड करना चाहिए? तो वैसे विपुल जी देखिए, ये स्टॉक हमारे एक्टिव कवरेज में नहीं है, लेकिन जैसे मैं इसके चार्ट्स को देख रहा हूँ और मुझे जैसे ओवरऑल सेक्टर की जो मैं नॉलेज रखता हूँ या जो भी मेरा एनालिसिस है, मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक में से अगर आप एक बार एग्जिट कर लेते हैं, और अगर ये पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट्स अगर आप आईआरबी इंफ्रा या तो फिर जीएमआर इंफ्रा जैसे स्टॉक्स में अगर लगाते हैं, तो वहां पे हमें लगता है कि आने वाले 1 से 2 साल में जो आपका टाइम फ्रेम है इन्वेस्टमेंट होल्ड करने का, वहां पे आप मुझे लगता है कि काफी अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं। तो करंट लेवल से हमें लगता है कि आपका फोकस मैं कहूंगा कि आपके कॉस्ट के करीब आप इस पर्टिकुलर स्टॉक या इन्वेस्टमेंट्स में से एग्जिट कर लीजिए, और जीएमआर इंफ्रा या तो आईआरबी इंफ्रा में इन्वेस्टमेंट्स करके चलिए। तो ये राय फिलहाल निकल करके आ रही है आपके लिए सौगातो जी। तो उम्मीद करते हैं आप उत्तर से संतुष्ट हुए होंगे। और आज बड़ी संख्या में सवाल आ रहा है इन्फीबीम एवेन्यूज़ के बारे में। क्रिकेट कोचिंग इन अंडर 12 के नाम से इन्होंने आईडी बनाई है, वो भी पूछ रहे हैं। जितेंद्र कुमार जी पूछ रहे हैं, प्रदीप कुमार जी पूछ रहे हैं। काफ़ी लोगों के सवाल जो है इन्फीबीम एवेन्यूज़ पे आए हुए हैं। 1000 शेयर इन्होंने ले रखे हैं इन्फीबीम के, और इन्होंने लिया हुआ है 31 रुपये पे। प्रदीप जी ने इन्फीबीम लिया हुआ है, वो भी जानना चाह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए। अभी क्या सलाह रहेगी सर इन्फीबीम को लेकर के? काफ़ी लोगों के क्वेरीज जो है यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। मुझे नहीं पता कि आखिर में इतनी ज़्यादा तेज़ी के साथ यहाँ पर सवाल क्यों बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं सर इन्फीबीम के शेयर को? बिल्कुल। तो देखिए, जैसे मार्केट में एक तेजी हुई थी और उस तेजी में हमने सबसे पहले लार्ज कैप देखे, फिर मिड कैप स्टॉक्स में तेजी देखी, स्मॉल कैप, और उसके बाद माइक्रो कैप में भी हमने तेजी आते हुए देखी। जी। मुझे लगता है कि इसी वजह से इसमें अच्छी खासी एक मैं कहूंगा कि खरीदारी हुई है लोगों की। बट एट द सेम टाइम मैं कहूंगा कि ये इन्वेस्टमेंट्स काफी रिस्की हो सकते हैं, क्योंकि पास्ट में अगर आप देखें तो इस पर्टिकुलर कंपनी में कई सारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज आए थे, और जी। तब जाके स्टॉक काफी यानी कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में काफी बड़ी पिटाई हुई थी। तो हमें लगता है कि करंट लेवल से भी इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट्स को आप अवॉइड कीजिए, थोड़ी और क्लैरिटी आने दीजिए बिजनेस के बेसिस पे, उसके बाद आप इसमें इन्वेस्टमेंट्स करके चल सकते हैं। मैं कहूंगा कि अगर आपको इन लेवल्स पे अगर किसी स्मॉल कैप या माइक्रो कैप में अगर फोकस करना है, तो मैं कहूंगा बजाज हिंदुस्तान जो 30-31 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट्स आने वाले कुछ महीनों में देखने मिल सकते हैं। ये शुगर के बिजनेस से रिलेटेड कंपनी है, और आपने देखा ही होगा कि शुगर से रिलेटेड जितने भी कंपनीज है उनके कई सारे अभी एवेन्यूज ओपन हो चुके हैं। तो हमें लगता है कि बजाज हिंदुस्तान एक काफी अट्रैक्टिव लेवल्स पे अवेलेबल है। या तो आप हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन
ये एक स्टॉक है, इसे भी आप कहूंगा कि ये पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर भी नजर रख सकते हैं। तो इन दोनों स्टॉक्स में माइक्रो कैप या स्मॉल कैप जो स्टॉक है, इनमें अच्छी तेजी आने वाले कुछ महीनों में बन सकती है, लेकिन इन्फी में से मैं कहूंगा कि आप एग्जिट कीजिए, या तो फिर जो भी आपके सलाहकार है आप उनसे एक बार वापस से इसे डिस्कस कर लीजिए। ठीक, चलिए अब जरा एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं और उनका नाम भी श्रीकांत है। श्रीकांत पाटिल जी का सवाल आया है और कह रहे हैं, विपुल जी आपको सुनने के बाद ही दिन पूरा हुआ है ऐसा मालूम होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर इतनी अच्छी टिप्पणी के लिए। और कह रहे हैं कि मैंने शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के 258 रुपये के भाव पर 50 शेयर ले रखे हैं, कितना होल्ड करना चाहिए? एक और PSU शेयर सर आ गया है आपके लिए जो है, और यहाँ पर भी हमने देखा काफ़ी अच्छा मूव जो है आता हुआ दिखाई दिया था, और उसके बाद से जब PSU शेयरों की पिटाई हुई तो यहाँ पर भी एक करेक्शन देखने को मिला है। 20% से ज़्यादा का करेक्शन जो है एक महीने के अंदर यहाँ पर देखने को मिला है। अभी 198 के आसपास चल रहा है और इन्होंने 258 पे लिया हुआ है, तो ठीक ठाक नुकसान है, करीब 60-62 रुपये का नुकसान पर शेयर का हो रहा है। कैसे देख रहे हैं सर शिपिंग कॉरपोरेशन को आप, और ये मान के चलें कि यहाँ पर भी रिकवरी आ सकती है जिस तरीके से, जिस क्षेत्र में कंपनी काम काज कर रही है, जिस तरह की खबरें ऑर्डर्स को लेकर के और तमाम चीज़ों को लेकर के आ रही हैं शिपिंग कॉरपोरेशन को लेकर? देखिए, तो बिल्कुल इसमें अगर इसके ओवरऑल तेजी को देखें और तेजी के बाद के करेक्शन को देखें, तो हमें लगता है कि स्टॉक में भी काफी बड़ा करेक्शन हुआ है, और जब रिकवरी मार्केट में बनी है तब इसमें रिकवरी ऑलमोस्ट मिसिंग है। तो पॉसिबिलिटी है कि शायद इसमें और भी करेक्शन आ सकता है। ये स्टॉक एक बार 170 165 के लेवल्स के करीब भी जा सकता है। तो करंट लेवल से तो मैं यही कहूंगा कि अगर आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट्स है और अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है तो आप बिल्कुल होल्ड करके रखें। अगर आपका नजरिया शॉर्ट टर्म का है तो आपके जो स्टॉप लॉसेस होने चाहिए वो तकरीबन 189 के होने चाहिए। इन लेवल्स के नीचे एक बार ये स्टॉक में और करेक्शन देखने मिलेगा। साथ ही साथ हमें लगता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक ऑलवेज एक डाइवेस्टमेंट के पर्टिकुलर न्यूज फ्लो के साथ जुड़ा होता है, और अगर डाइवेस्टमेंट के ऊपर अगर कोई भी अगर डिसीजन अगर आता है, जो जुलाई के बजट में शायद कुछ ना कुछ टिप्पणियां आ सकती हैं, तो वहां तक यानी कि उस पर्टिकुलर समय तक आपको इसे होल्ड करके रखना पड़ेगा। तो अगर इसमें अगर कोई भी अगर वैसे अगर इन्वेस्टमेंट की अगर पर्टिकुलर डाइवेस्टमेंट से रिलेटेड अगर न्यूज फ्लो आती है तो ये स्टॉक चलेगा, अदरवाइज हमें लगता है कि ये स्टॉक वैसे ही कुछ अंडर परफॉर्म कर सकता है। जी, एक हमारी दर्शक हैं रश्मि सिंह जी, उनका प्रश्न आया हुआ है। और रश्मि जी सर, एक हाल ही में एक IPO आया था, कुछ दिन पहले ही लिस्टिंग हुई है पॉपुलर व्हीकल एंड सर्विसेज को लेकर के। अब इनको ये IPO में अलॉटमेंट तो मिल गई है, लेकिन लॉस में है क्योंकि 290 के आसपास मेरे ख्याल से इशू प्राइस था इसका, और ये 287 के आसपास लिस्ट हुआ था। अब इनको ये कन्फ्यूजन में है और आज फिर हम देख रहे हैं कि इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। अगर आप की रिकमेंडेशन हो या आपने ट्रैक किया हो तो राय जानना चाहेंगे, क्योंकि चार्ट्स तो इसके ज़्यादा अवेलेबल होंगे नहीं। बिल्कुल नहीं, वो तो वैसे हमारी एक्टिव कवरेज में भी नहीं है और इसमें चार्ट्स में भी कोई बड़े लेवल्स नहीं है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर आपको ऑटो से रिलेटेड कंपनीज में अगर इन्वेस्टमेंट्स करनी है तो मैं कहूंगा कि लैंडमार्क ये भी एक अच्छा स्टॉक है या अच्छा इन्वेस्टमेंट कैंडिडेट है।